बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टैक्स लॉस का आज हमारा 12th लेक्चर है, जिसके अंदर हम थर्ड हेड ऑफ इनकम जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाता है उसको स्टार्ट करेंगे और इसको डील करेगा सेक्शन 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, कंसर्न एंड एडवेंचर। यानी कि हम ऑलमोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ बिज़नेस एक्टिविटीज़, यानी कि बिज़नेस वो चीज़ कहलाती है कि जो हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक पर्पज़ होता है, और पर्पज़ होता है कि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें, मुनाफा कमा सकें। तो यहाँ पे जो हमारी काफ़ी सारी टर्म्स नज़र आ रही हैं बेसिकली बिज़नेस ही हैं। यानी कि अगर कोई बंदा ट्रेडिंग करता है, कोई तजारत करता है, या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, ख़ुद से बनाता है, तैयार करता है, फिर मार्केट में बेचता है, या कोई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, या कोई उसने ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट किया हुआ है जहाँ से वो अपने लिए पैसे अर्न करता है, या कोई वोकेशन है, उसने कोई ऐसी स्किल सीखी हुई है जिसको वो अडॉप्ट करके अपना रोज़गार जो है वो कमाता है, या कोई कंसर्न या एडवेंचर है। कंसर्न और एडवेंचर भी ये तकरीबन बिज़नेस के मीनिंग में ही यूज़ होते हैं। नॉर्मली ट्रेड के साथ ये टर्म्स जो हैं वो लिंक की जाती हैं। तो अगर आपको कहीं बिज़नेस कंसर्न या बिज़नेस एडवेंचर की टर्म भी नज़र आए तो उसका मतलब भी यही होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ये है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जैसे एक बिज़नेस वेंचर की टर्म हमारे सामने आती है जहाँ पे 2-3 कंपनीज जो हैं आपस में मिलकर कोई एक वेंचर करती हैं। इसी तरह से ये कंसर्न और एडवेंचर की टर्मिनोलॉजी भी, लेकिन ये आम ज़ुबान में असल में इस्तेमाल में नहीं आती, इसलिए थोड़ी सी ये ऑड हमें लग रही हैं। ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, प्रोफेशनल, वोकेशन ये नॉर्मली हम जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके पीछे जो पर्पज़ है वो प्रॉफिट अर्न करना है तो वो बिज़नेस कहलाएगी, और ये सारी की सारी उसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की एम्प्लॉयमेंट बिज़नेस के अंदर नहीं आती। यानी कि अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा है और उसका पर्पज़ वहाँ से अपनी तनख्वाह है लेना है या सैलरी लेना, यानी अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में वो कंपनी या वो इदारा, उसका मालिक जो है उसको कुछ पैसे पे करेगा, तो वो तनख्वाह या सैलरी वाले हेड के अंदर आएगा, वो बिज़नेस वाले हेड के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ नेक्स्ट आ रही है वो है बिज़नेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स। यानी कि किन किन चीज़ों के ऊपर या कौन कौन सी इनकम जो ड्राइव की जाएगी बिज़नेस से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रही प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम अबव मेंशन्ड बिजनेसेस। यानी कि ऊपर का जो कारोबार ये हमने सारी पढ़ी हैं टाइप्स, इसमें से कोई भी वो काम कर रहा है तो वहाँ से जो भी मुनाफा आएगा या जो गेंस आएंगे वो चार्जेबल टू टैक्स होंगे। या फिर अगर कोई बंदा उससे कोई ट्रांजैक्शन करता है और उसके बदले में वो पैसे पे नहीं करता, कोई बेनिफिट उसको दे देता है, या कोई ट्रेड हो जाती है, कोई चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं आपस में, तो वो जो चीज़ एक्सचेंज की जाएगी उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, या कोई परक्विजिट है या कोई बेनिफिट है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको हम समझेंगे कि उसका मुनाफा या उसका गेन है, और वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आएगा इनकम फ्रॉम हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी इदारा अगर टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है उसकी लीज़ कर रहा है, वहाँ से उसकी हायरिंग वगैरह का सारा एक प्रोसीजर जो होता है हायर परचेज़ के अंदर जो हम पढ़ते हैं, वहाँ से अगर कोई इनकम जनरेट की जा रही है तो वो जो इनकम है वो भी चार्जेबल टू टैक्स होगा। टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी ये बेसिकली अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और ये जो सारा हेड है ये ऑलमोस्ट तकरीबन जो अकाउंटिंग के अंदर हम टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं ऑलमोस्ट वही सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे इस्तेमाल की जाएंगी। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समझना कदरे आसान होगा। हायर परचेज़, टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल भी होती है, और दूसरा टेंजिबल यानी कि हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाड़ी वगैरह है, बाइक है, या इस किस्म की और चीज़ें हैं जो टेंजिबल होती हैं, साथ ही साथ मूवेबल होती हैं, यानी कि अपनी एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकती हैं। तो अगर उनकी हायर परचेज़ लीजिंग वगैरह की जा रही है तो वहाँ से जो इनकम होगी वो भी इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर शामिल की जाएगी। एनी मैनेजमेंट फ़ी ड्राइव्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ मुदारबा कंपनीज़। अब ये भी मुदारबा कंपनीज जो होती हैं हमने पहले भी पढ़ा था। मुदारबा कंपनी होती हैं कि ये कंपनीज़ बेसिकली क्या कर रही होती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं दूसरी कंपनीज़ को मैनेज करने के लिए। यानी कि इस्लामिक जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग है उसमें दो तरह से कारोबार, मुदारबा और मुशारका। मुशारका सिंपल पार्टनरशिप बिज़नेस होती है। मुदारबा में जो एक पार्टी है वो अपने पैसे लगाती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है, और जो दूसरी पार्टी वो अपनी सर्विसेज या स्किल्स जो है वो देती है, तो दोनों मिलकर फिर कोई काम या कारोबार करते हैं। तो उसकी अगर मैनेजमेंट फ़ी कोई ड्राइव की मुदारबा कंपनी तो वो मुदारबा कंपनी का इनकम फ्रॉम बिज़नेस होगी। बेसिकली ये टाइप्स बताई जा रही हैं कि अगर कोई भी फ़र्म है वो ये काम कर रही है तो वहाँ से जो उसको मुनाफा आएगा, अगर कोई बैंक है वो लीजिंग का काम कर रहा है तो वहाँ से अगर उसको कोई मुनाफा आता है, कोई मुदारबा कंपनी है तो मैनेजमेंट फ़ी ड्राइव कर रही है तो वो उसकी इनकम। अगर सिंपल इसके अंदर हमने ये समझना है कि बिज़नेस की जो नेचर है
उस नेचर ऑफ बिजनेस से जो भी इनकम ड्राइव की जा रही है वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। यानी कि अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट्स का काम कर रहा है तो वो इंस्टॉलमेंट्स जो ले रहा है उसके ऊपर जो उसको मुनाफा मिल रहा है तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। कोई बंदा कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, वहाँ से अगर कोई उसको इनकम आ रही है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो वहाँ पे ट्रीट की जाएगा बिजनेस की इनकम के अंदर। इसी तरह से डिफरेंट तरह के कारोबार हैं, काम हैं, बिजनेसेस हैं, तो जो उनकी नेचर ऑफ बिज़नेस अगर उसमें से उसको पैसे आ रहे हैं तो वो जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो ट्रीट की जाएगी। इस तरह से प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव्ड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज रेगुलर बिजनेस, जैसे भी मैंने आपको बताया कि हज़ारहा कारोबार हैं जो लोग करते हैं, तो उन सबको यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि सबको एक्सप्लेन किया जाए। इवन टैक्स के अंदर भी पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे बिजनेसेस को एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने चंद एक बिजनेसेस एक्सप्लेन की हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं उनको भी हम इसी के अंदर ट्रीट करेंगे। कोई भी शख्स काम कर रहा है और वो एक कारोबार की नेचर का है और वहाँ से उसको मुनाफा आता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर शामिल कर दी जाएंगी और वहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेकुलेशन बिजनेस। एक तो ये नॉर्मल बिजनेस जो हमने पढ़ा है, स्पेकुलेशन बिजनेस हमने पहले डिस्कस किया था। ये बेसिकली जो होता है कि नॉर्मल बिजनेस नहीं होता, स्पेकुलेट किया जाता है। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहाँ पे स्पेकुलेट किया जाता है बिज़नेस को, एक्चुअल बिज़नेस नहीं होता। सिर्फ आप अंदाज़ा लगाते हैं, तखमीना लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग हो रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। अ बिजनेस इन विच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग स्टॉक्स इज मेड विदाउट द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफ़र। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये स्टॉक एक्सचेंज ही है। जिन लोगों को उसका पता है स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस कैसे किया जाता है तो वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। या इसको डिटेल के अंदर पढ़ना होता है, बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है स्पेकुलेशन बिज़नेस कैसे किया जाता है, क्या होता है। तो शॉर्ट से इंट्रोडक्शन यही है कि जो स्टॉक मार्केट नॉर्मली ऑपरेट करती है उसमें क्या होता है कि एक शख्स है, अगर उसने शेयर्स ख़रीदने हैं या बेचने हैं तो एक ब्रोकर होता है जो स्टॉक मार्केट के अंदर बैठा होता है। वो क्या करता है कि फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं होती स्टॉक की, सिर्फ वो एंट्री करते हैं बायर और सेलर के अकाउंट के अंदर, वो शेयर जो हैं वो ट्रेड हो जाते हैं और पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं होती है, एक्चुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ऑपरेट नहीं हो रहा होता। तो स्पेकुलेट किया जाता है बिज़नेस को, यानी कि एक्चुअल बिज़नेस नहीं होता। ये एक स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर, एक अंदाजे की बेस के ऊपर ये ट्रेडिंग वगैरह हो रही होती हैं। तो वो एक स्पेकुलेशन बिज़नेस है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। इसको नॉर्मल बिज़नेस से टैक्स के सेंस के अंदर भी अलग ही रखा जाता है। एग्रीमेंट्स दैट आर मेड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट अ लॉस ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस आर नॉट फॉल अंडर दिस हेड। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आ रही है कि नॉर्मली जो कंपनीज आपस में एग्रीमेंट्स करती हैं प्राइस की सेफ गार्ड के लिए, यानी कि अगर मैंने फ्यूचर में 6 महीने बाद कोई चीज़ ख़रीदनी है, मैं उस कंपनी से आज एग्रीमेंट कर रहा हूँ यार मुझे इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद चाहिए, तो आज की जो प्राइस है हम उसको सेटल कर लेते हैं, या जो फ्यूचर प्राइस है हम उसको सेटल कर लेते हैं। तो अगर इस दरमियान में प्राइस में किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज हैं वो एग्रीमेंट्स करती हैं। तो वो वाले एग्रीमेंट यहाँ स्पेकुलेशन के अंदर नहीं आएंगे। ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखनी है। टैक्सेबिलिटी की तरफ आते हैं। इट शैल बी ट्रीटेड एंड कंप्यूटेड एज सेपरेट फ्रॉम द अदर बिजनेसेस। जो भी उस कर रहा होगा उससे हमने इस चीज़ को अलग रखना होगा, लेकिन ये होगी उसी हेड के अंदर कैलकुलेट। यानी कि ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल इनकम आ रही होगी, नीचे हम लिखेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस से जो इनकम आ रही थी। कैलकुलेशन एक ही जगह के ऊपर होगी लेकिन इनका टोटल जो होगा वो अलग अलग जगह के ऊपर होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि ये तो हो गई इनकम्स। नॉर्मल बिज़नेस से कौन कौन सी इनकम कमा लेंगे हम, और कौन कौन सी इनकम हमारे पास आ जाएगी स्पेकुलेशन के बिजनेसेस से। ठीक है, अब क्योंकि बिज़नेस कारोबार किया जाता है तो उसमें बहुत सारे अखराजात होते हैं। जैसे हम अकाउंटिंग अंदर देखते हैं कि प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जहाँ पे एक साइड पे हम इनकम डालते हैं या बिजनेसेस डालते हैं कि यहाँ से उसने इनकम जनरेट की है, और फिर हम एक जगह पे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डालते हैं जो उस इनकम को जनरेट करने के लिए उस बिज़नेस या इदारे को करने पड़े हैं। तो एक्सपेंसेस में भी है कि काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि कंपनियां बिजनेसेस कर रहे होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं। रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट जाता है फैक्ट्री का या उस जगह का, बिल्स जाते हैं, यूटिलिटी बिल जाते हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज जाती हैं। इस तरह से अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपने कर्ज़ा दिया हुआ था तो कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं। गर्ज़ ये कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बिजनेसेस कर रहे होते हैं उस इनकम को जनरेट करने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि टैक्स भी उन सब चीज़ों की डिडक्शन देता है कि आप जो इनकम आई आपने जनरेट की है उसमें से आप ये चीज़ों को डिडक्ट कर सकते हैं। जैसा कि सिंपल सा एक फिनोमेना है कि अगर एक शख्स कारोबार कर रहा है, उसने 1 लाख रुपए की चीज़ें ख़रीदी हैं और वही चीज़ें आ गई उसने 1.5 लाख रुपए की बेची हैं, तो 1.5 लाख रुपए उसकी इनकम नहीं है, उसकी इनकम कितनी है
1.5 लाख में से हम उसकी परचेजेस की कॉस्ट 1 लाख को माइनस करेंगे, तो जो 50,000 रुपये बचेगा बेसिकली वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ना कि 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो इस तरह से वो काफ़ी सारे डिडक्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं चलिए अब हम देखते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं रूटीन के एक्सपेंसेस जो बिजनेसेस करते हैं, इसको डील करेगा सेक्शन 20 सब सेक्शन 1। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए डे टू डे बेसिस के ऊपर थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस, उनको हम पैटी एक्सपेंसेस नॉर्मली बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म के अंदर। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के हो गए, कोई स्टेशनरी के हो गए, या इस किस्म के छोटे मोटे अखराजात हैं, आने जाने कहीं आए गए हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक्सपेंसेस सारे के सारे डिडक्टेबल होंगे, इनकम में से लेस किए जाएंगे। रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज, रिपेयर्स, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। बड़े बड़े भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी हम इसमें रूटीन एक्सपेंसेस के अंदर डालेंगे, जो मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस के ऊपर जो एंटिटीज़ हैं वो रन कर रही होती हैं। लॉस ऑफ डिसेबल्ड और डेड एनिमल, यानी कि अगर कोई लाइफ स्टॉक का काम कर रहा है तो उसके अंदर अगर कोई जानवर डिसेबल हो गया है या कोई डेड हो गया है, बेसिकली ये लाइफ स्टॉक के अंदर भी स्पेसिफिकली कि जो डेयरी फार्मिंग नॉर्मली की जाती है उसके अंदर देखते हैं कि ये वाली जो इनकम होगी उसके अंदर कोई अगर कोई जानवर फोत हो गया है या कोई डिसेबल हो गया है तो उसकी जो इनकम होगी या जो उसकी मार्केट वैल्यू हम कहते हैं कि मार्केट वैल्यू होगी, वो एज अ डिडक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना कि जो स्टॉक इन ट्रेड है ना, कि जानवर एक जगह से लेके आ रहे हैं और दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो वाले जानवर नहीं इसमें ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, कि स्पेशल पर्पस जानवर होंगे, यानी कि जो डेयरी फार्मिंग नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं उन जानवरों की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि जो डेयरी फार्मर है वो उस भैंसों से या जो भी उसके पास एनिमल्स हैं उनसे वो दूध लेता है या उनको डेयरी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर उसमें से कोई उसका जानवर डिसेबल हो गया है या उसका जानवर फोत हो गया तो वहाँ पे उसको डिडक्शन मिलेगी। जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जानवरों की, उस ट्रेडिंग के दौरान अगर कोई फोत हो जाए, डिसेबल हो जाए, तो वो वाले जो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर जानवर होते हैं वो वाले जानवर इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। सेक्शन 20 सब सेक्शन 1A इसको डील करेगा। तो जो हमने अमाउंट रियलाइज़ की है वो क्या होगा कि अगर कोई फॉर एग्जांपल भैंस है, उसकी वो 2 लाख रुपए की है, तो उसकी जो कॉस्ट थी और जो उसको मिला उसने मार्केट में जब उसको सेल किया, अगर डिसेबल हो गया था तो 50,000 जो उसकी अमाउंट रियलाइज हुई थी वो वाली उसमें से माइनस करके जो बाकी होगी जो वह डिडक्शन उसको मिल जाएगी। यानी कि जितना उसका नुकसान हुआ वो नुकसान उसको मिल जाएगा एज अ डिडक्शन, वहाँ से उस इनकम में से लेस हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशंस हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर है, सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 डील करेगा। जिनको नहीं पता डेप्रिसिएशन को समझा देता हूँ कि नॉर्मली जो भी हम एसेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मूवेबल एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, इवन इमूवेबल भी, जो लैंड बिल्डिंग वगैरह हैं, लैंड के ऊपर तो एप्रिसिएशन होती है, यानी कि उसकी नॉर्मली वैल्यू कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है। तो क्योंकि हम यहाँ पे डिडक्शन वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन को सिर्फ पढ़ना होगा कि जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे एक कारखाना है, वहाँ पे कोई मशीनरी लगी हुई है, वो मशीनरी क्या होगी कि जब नहीं होगी उसकी एफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा होगी, आउटपुट भी ज़्यादा होगा, लेकिन आहिस्ता 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 क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, हम नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो कंफर्टेबल होती है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है, गाड़ी देखने में भी नहीं होती है, इंजन वगैरह स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसको इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो उसकी वो वाली परफॉर्मेंस, वो वाली जो शेप है या उसकी आउटलुक है वो वैसी नहीं रहेगी जो जब हमने उसको नया लिया था। तो इस चीज़ को, जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, उसकी डिटीरियोरेशन हो रही है, इस्तेमाल की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशंस। तो डेप्रिसिएशन जो है इसको लेटर चैप्टर में कवर करेंगे, और यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है कि ये भी एज अ एडमिसिबल एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 इसको डील करता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर और अमेलगमेशन। अमेलगमेशन क्या होती है कि दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, अमेलगमेट करती हैं तो एक नई कंपनी बन जाती है। तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे वो वाले एक्सपेंसेस भी नॉर्मली जब बिज़नेस रन होना शुरू हो जाता है उसमें से वो एडमिसिबल हेड के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर उसके जो भी लीगल एक्सपेंसेस थे या कोई एडवाइजरी सर्विस ली गई थी या उससे प्लानिंग वगैरह की कोई भी कॉस्ट थी तो वो भी एज अ डिडक्शन वहाँ से जो है वो निकल जाएगी। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी आती है जिसके अंदर ये रूटीन के एक्सपेंसेस हो गए, या अगर कोई वो लाइफ स्टॉक है तो उसके जानवरों की है, या डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर, अमेलगमेशन के हैं, ये सारे के सारे हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जैसे कि अगर हम प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, सेक्शन 25 डील करेगा कि यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो कि किसी कारोबार को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं, इनको प्री कमेंसमेंट बिज़नेस को स्टार्ट करना, प्री मतलब उससे पहले। तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे हमें डिडक्टेबल होते हैं, हम उनको डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम में से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इसके लिए, वो कंडीशन ये है कि
अमोर्टाइजेशन जो होगी वो इसको बोलेंगे अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइज़ करना। ये तकरीबन आप समझ लें कि डेप्रिसिएशन की तरह ही है, लेकिन वो टेंजिबल एक्सपेंस के ऊपर होती है डेप्रिसिएशन। एसेट जो होता है टेंजिबल होता है, ये वाला इनटेंजिबल होता है, तो उसके ऊपर जो वैल्यू में कमी होती है उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर जो अमोर्टाइज़ करना है, यानी कि इसको हमने 20% करना है और स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, यानी कि हर साल 20% अखराजात इनकम में से माइनस कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर किसी कंपनी ने बनाने से पहले 1 लाख रुपया खर्च किया है उसकी सारी प्लानिंग के ऊपर, वो 1 लाख में से 20,000 पहले साल, 20,000 दूसरे साल, 20,000 तीसरे साल, फिर चौथे साल, फिर 5वें साल, यानी कि 5 सालों में वो 20% है, हर साल 20,000 रुपया करके 1 लाख रुपया जो है वो एक्सपेंडिचर की मद में से निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि एक स्पेसिफिक रेशो से हर साल वो अमाउंट उस टोटल अमाउंट में से माइनस होती चली जाती है। लाख में से पहले 20,000 माइनस होगा, फिर बचेगा 80,000, 80,000 में से फिर अगले साल 20,000 माइनस होगा, 60, इस तरह करके एक्सपेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। फिर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर की, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, नॉर्मली मेडिसिन वगैरह की कंपनीज़ होती हैं या टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसके अंदर तो उस तरह से अगर साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो रही तो फिर टेक्नोलॉजी कंपनी भी यहाँ से नॉर्मली निकल जाती है। तो फिर साइंटिफिक रिसर्च जो साइंस के ऊपर बेस कर रही हो रिसर्च, वो वाली रिसर्च वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अगर वो स्पेसिफिकली सिर्फ साइंटिफिक किसी ख़ास पर्पज़ के लिए रिसर्च कर रही हो, उसके ऊपर जो उसके अखराजात आते हैं, तो वो अखराजात जो हैं वो हमें इनकम की जो बिज़नेस की इनकम है उसमें से डिडक्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे नेचुरल अप्लाइड साइंसेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी सिंपली कि आप नॉलेज को डेवलप करने के लिए जो भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं वो आएगी यहाँ पे। नॉट फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट ऑफ फाइंडिंग मिनरल डिपॉजिट्स, यानी कि आप कोई ऐसा काम करें कि मिनरल डिपॉजिट को सर्च कर रहे हैं, उसको तलाश के लिए आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, यानी तेल निकालना है आपने तो वहाँ पे ऑयल रिगिंग की जाती है, वहाँ पे सारा सर्वे किया जाता है, वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। यानी कि ऐसी रिसर्च जिसकी वजह से आपका नॉलेज, इन साइंटिफिक नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। फिर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग या फैसिलिटीज़ के ऊपर जो नॉर्मली कंपनीज़ एक्सपेंडिचर करती हैं, यानी कि अगर उनकी एजुकेशन के ऊपर या उनकी ट्रेनिंग के ऊपर या उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो बिज़नेस का जो काम है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें, तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी हमें इनकम फ्रॉम बिज़नेस में से डिडक्शन उनकी अलाउड होती है। तो यहाँ पे जो है वो जहाँ पे इदारा, जहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो और जो बंदे हैं जो ट्रेनिंग करें वो पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज्ड एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेनिंग जिनकी पॉसिबल होती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट्स। ये नॉर्मली जो है वो डील करता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट अगर दिया है, फाइनेंशियल कॉस्ट अगर कोई बियर की है, एंड लीज़ पेमेंट, यानी कि अगर कोई इदारा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील कर रहा है या उसने वहाँ से लोन लिया हुआ है या कोई रेंटल फिक्स किया हुआ है, कोई लीज़ के ऊपर चीज़ उसने ली हुई है, कोई प्लांट उसने लीज़ के ऊपर लिया हुआ है, तो उनके साथ जब डील कर रहा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो वहाँ पे जो उनको पेमेंट्स नॉर्मली की जाती हैं वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर उसने कर्ज़ा लिया हुआ है तो डेट के ऊपर वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट जो पे किया जाता है माइनस कर दिया जाएगा। कोई फाइनेंशियल कॉस्ट है, बर्डन है, माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ कोई लीज़ रेंटल पे कर रहा है तो वो लीज़ रेंटल भी उसकी इनकम में से माइनस कर दिए जाते हैं। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स भी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है। बैड डेट्स क्या होते हैं कि अगर हमने किसी शख्स को कोई कर्ज़ा दिया हुआ है, एक इदारे ने दूसरे इदारे को या किसी शख्स को उधार पे चीज़ें बेची हुई हैं और उससे पैसे रिकवर करने हैं, तो वो अगर शख्स उनको पैसे पे नहीं करता तो वो जो उसका कर्ज़ा है यानी कि जो डेट है वो बैड कहलाएगा, यानी कि वो कर्ज़ा रिकवरेबल नहीं होगा। तो इसको डील करेगा सेक्शन 29। यानी कि ये काफ़ी सारी डिटेल डिस्कशन की हुई है। अगर अगर इसको डिटेल के अंदर पढ़ना है तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके जो सेक्शन है, रेलिवेंट सेक्शन, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। जैसे ये प्रॉफिट ऑन डेट, लीज पेमेंट, फाइनेंशियल कॉस्ट की काफ़ी लेंथी इसकी एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 28 की। इस तरह सेक्शन 29 की बाकी भी जो सेक्शन मैंने पहले पढ़े हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। सारी चीज़ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सिर्फ उसका जो मेन क्रक्स है, जो उसकी मेन बातें हैं, वो मैं बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी नो हो जाए, आइडिया हो जाए कि ये सेक्शन किस चीज़ से डील कर रहा है, ताकि फिर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ के आसानी से समझ सकें। तो बैड डेट्स की हम बात कर रहे थे कि बैड डेट्स वो डेट्स जो कि रिकवरेबल एंटिटीज़ के लिए नहीं होते, बैड हो जाते हैं या ऑब्सोलीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो बंदा शख्स जिसने कर्ज़ा लिया था वो
फोर्थ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो पेबल नहीं रहता, यानी कि वो पे नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को, तो उसके डेट्स हैं वो बैड कहलाएंगे। तो ये काउंटिंग के टर्म के अंदर वहाँ से इनकम में से माइनस कर दी जाती हैं। तो टैक्स की अंदर भी इसकी ट्रीटमेंट सेम उसी तरह से की जाती है कि जितने भी बैड डेट्स हुए हैं वो सारे के सारे उस अमाउंट में से जो इनकम फ्रॉम बिजनेस थी उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये पहले से उसकी इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए, यानी कि हमने उस बंदे को एज अ डेटर एक्सेप्ट किया हो, उस बंदे को हमने कोई चीज़ बेची हो या कर्ज़ा दिया हो, तो वो जो है वो डेट जो है वो बैड डेट कहलाएगा। और उसका जो हिस्सा है वो अकाउंट की बुक में से, अकाउंटिंग के अंदर से भी इसको बैड डेट्स को माइनस कर दिया गया हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रीटमेंट इसके अंदर होगी। फिर काफ़ी सारी सूरतें आ रही हैं, सिचुएशन ये हो सकती है कि बैड डेट्स हमने राइट ऑफ तो कर दिया था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इन फ्यूचर वो बंदे ने क्या किया कि हमें कुछ पैसे उसने वापस कर दिए। तो जितना हमने राइट ऑफ किया था वो तो एक एंट्री हो गई, लेकिन जिसने जितना हमें आ गया था हम उसको जो है वो ट्रीट कर लेंगे एज अ इनकम, ट्रीट कर लेंगे फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, क्योंकि पहले हमने उसको माइनस कर दिया था, अब हम उसको अपनी इनकम के अंदर शामिल कर लेंगे। फिर इसी तरह से बैड डेट्स जो होते हैं उससे पहले एक प्रोविजन दी जाती है, प्रोविजन फॉर कंज्यूमर लोन भी इसको बोला जाता है। या इस तरह से प्रोविजन बेसिकली क्या होती है कि हम कंज्यूमर को लोन देते हैं या अगर हम कोई सेल करते हैं इस तरह से बैड डेट्स की मद के अंदर, इसको सेक्शन 29A डील कर रहा है, यानी कि उसी का सेक्शन आगे एक एक्सटेंशन है बैड डेट्स की, कि प्रोविजन भी कुछ कंपनीज़ के अंदर दी जाती है, यानी कि पहले से अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद इतने लोग हमें पैसे पे नहीं करेंगे, तो वो अंदाज़ा भी जो है वहाँ पे शामिल किया जाता है, उसमें से फिर जितने बैड डेट्स होते हैं उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो ये ट्रीटमेंट जो है प्रोविजन फॉर कंज्यूमर लोन जो है वो इस तरह से ऑपरेट करती है। कंज्यूमर लोन बेसिकली क्या है कि वो वाला लोन जो पर्सनल या फैमिली या हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए जो है वो दिया जाता है, या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, या इस किस्म के अरेंजमेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम की फाइनेंसिंग होती है। तो ये कंज्यूमर लोन के अंदर अमूमी तौर पर बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है इसको वो अलाउ करते हैं। कंज्यूमर लोन का उन्होंने बल्कि हेड बनाया होता है जहाँ पे कंज्यूमर लोन्स के अंदर उनको अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको लोन देते हैं, और वो फिर जो है लोन जो है कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी बेस के ऊपर एक प्रोविजन बनाई होती है कि शायद इतनी अमाउंट के अंदर हमें जो है वो लोन जो है वापस नहीं मिलेगा। तो ये नॉन जो बैंकिंग कंपनीज़ होती हैं नॉर्मली उसके लिए जो है ये लोन जो है वो दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे ट्रीटमेंट नॉर्मली ये इस्तेमाल की जाती है नॉन बैंकिंग और HBFC के लिए। और इसकी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने मैक्सिमम इनको कितना अलाउड है, 3% तक प्रोविजन जो है ये दे सकती हैं। तो यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह अभी ये जो हेड्स हैं ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूड हैं, इसके अंदर कुछ और डिडक्शन जो हमने पढ़नी है और कुछ और चीज़ें जो डिस्कस करने वाली रह गई हैं। तो इंशाल्लाह इसको जो हमारा कमिंग अप लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारा हेड है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लें और कुछ एग्जांपल्स भी देखें कि हम इनको किस तरह से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।